हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट रैंकिंग्स होती हैं ये कैसे डिसाइड होती है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, येल यूनिवर्सिटी जो है यूएस में, उन्होंने क्यूएस रैंकिंग्स में पार्ट लेने से मना कर दिया। और इसका रीज़न ये था क्योंकि येल को ये लगता है कि ये रैंकिंग के पीछे दौड़ते हुए यूनिवर्सिटीज़ फेक पब्लिकेशंस, फालतू के साइटेशंस, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिनसे उनका ध्यान एक्चुअल रिसर्च से हट जाता है और रैंकिंग में सिर्फ अपने जो नंबर्स हैं वो बढ़ाने में सारी एनर्जी लग जाती है। और इस वजह से उन्होंने क्यूएस रैंकिंग में से अपना नाम ही हटा दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये करती है कि अपना नाम हो, फेम हो, इसके लिए एनआईआरएफ रैंकिंग्स हो गई इंडिया में, वो करवाती है या फिर क्यूएस रैंकिंग्स में पार्ट लेती है और उससे उनका मार्केटिंग होता है। आपने सुना ही होगा, आईआईटीज़ भी शेयर करती है हमेशा हर साल की क्यूएस रैंकिंग में हम अभी अंडर 200 आ गए, हम अंडर 150 आ गए। इवन इन द पास्ट हमारे राष्ट्रपति जी ने भी ये शेयर किया हुआ है कि क्यूएस रैंकिंग में हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ देखो कितनी आगे आ गई है। इट्स अ बिग डील फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए ये बहुत मैटर करता है कि क्यूएस में उनका रैंकिंग बहुत ऊपर है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके वजह से ये रैंकिंग बढ़ती है और क्यों इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं ला पाती कभी कभी, और कौन सी चीज़ें मैटर करेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एनआईआरएफ रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ कैसे फेयर करती है और कौन से पैरामीटर्स पे फेयर करती हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एब्रीवेशंस है, बहुत ज़्यादा फार्मूलेज है जो एनआईआरएफ यूज़ करती है कॉलेजेस को ग्रेड करते हुए। लेकिन मोटा मोटा 5 चीज़ों पे ये ग्रेडिंग दी जाती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है टीचिंग, लर्निंग और ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। तो इसमें आता है फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो आता है, उसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ आता है, उसके बाद कितना बजट एलोकेट आपको हुआ था और कितना आपने यूटिलाइज़ किया बहुत अच्छे से, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतना ज़्यादा स्कोर, जितना हर फैकल्टी के पीछे कम से कम स्टूडेंट्स उतना स्कोर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है सारे स्टूडेंट्स को। या फिर पीएचडी क्वालिफाइड फैकल्टी अगर ज़्यादा है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी आपके कॉलेज में है तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारे मैट्रिक पहली चीज़ में आता है। दूसरा जो मैट्रिक है उसमें रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस आएगा। अभी इसमें क्या आता है, इसमें आपने कितने पब्लिकेशंस किए, उसके बाद आपके पब्लिकेशंस का इम्पैक्ट स्कोर कितना था, मतलब क्वालिटी कितनी थी। तो इसके पीछे भी कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फैकल्टी को पुश करती है कि आपके हर साल इतने इतने पब्लिकेशंस आने चाहिए, इतना इतना इम्पैक्ट स्कोर आना चाहिए। इसलिए आप हमेशा देखोगे इवन इन आईआईटीज़ बहुत सारी फैकल्टी स्टूडेंट्स को पुश करती है कि यार पेपर पब्लिश करो, पेपर पब्लिश करो, ज़्यादा अच्छे जर्नल में जाना चाहिए, क्योंकि इस पर उनके प्रमोशंस डिपेंडेंट है और इन सारी चीज़ों पे एक्चुअली कॉलेज का प्रमोशन डिपेंडेंट है। कॉलेज कितना अच्छा रैंकिंग लाएगा ये डिपेंड करता है। इसमें आईपीआर और पेटेंट्स भी आते हैं और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं। तो ये हमेशा आप देखोगे कॉलेज ये कंडक्ट कर रहा है फैकल्टी के लिए। तीसरी जो चीज़ है इसमें ग्रेजुएशन आउटकम आ जाता है। अभी ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, तो कितने सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए गए, कितने सारे लोगों ने प्लेसमेंट ली, कितने सारे लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए, ये सब मैटर करता है। लेकिन बहुत जगह अपने इंडियन कॉलेजेस एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर प्लेसमेंट हो गया, इसमें मार खा लेते हैं। और कोई भी एक भी कॉलेज है कि जिसमें एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बन गए या फिर ज़्यादा लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए, जैसे टियर 2 कॉलेज है जिसमें बहुत अच्छी किसी को प्लेसमेंट मिल गई, तो कॉलेज हमेशा ये ब्रांडिंग करता है और उस कॉलेज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो एक दो लोगों की वजह से भी कॉलेज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इन चीज़ों में। जो चौथी चीज़ है उसमें आउटरीच और इंक्लूसिविटी आती है। तो इसमें विमेन स्टूडेंट्स का परसेंटेज देखा जाता है, ऑल्सो विमेन फैकल्टी का भी इसमें परसेंटेज देखा जाता है। तो इसलिए कॉलेजेस हमेशा ये रेशियो बरकरार करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें बहुत पुराना जोक पता है कि इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं होती, लेकिन ये चेंज हो रहा है। इसको एनआईआरएफ भी प्रमोट कर रहा है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जगह होना या फिर इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए भी जगह होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कॉलेज में। परसेप्शन एक 5वां मेट्रिक है। एक पीयर ग्रुप में परसेप्शन कैसा है, तो इसमें कॉलेज का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देखते होंगे कोई गैदरिंग होती है जिसमें किसी ने अरिजीत सिंह को बुला लिया, किसी ने और किसी स्टार को बुला लिया और बहुत बड़ा फंक्शन करवाते हैं। इससे परसेप्शन बढ़ता है कि यार ये कॉलेज बहुत सही होगा। इसमें सिर्फ पीयर परसेप्शन नहीं है, इसमें एम्प्लॉयर्स का परसेप्शन भी है कि एम्प्लॉयर्स का क्या लगता है कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो एक बार भी किसी कंपनी ने बोल दिया कि हाँ मैं इस कॉलेज में जाके जॉब देना चाहता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन सारी चीज़ों को लेके एनआईआरएफ रैंकिंग का एक स्ट्रक्चर बनता है और आप खुद सोच सकते हो कि एक कॉलेज ये सारी रैंकिंग बनाने के लिए क्या क्या करता होगा। ये तो एनआईआरएफ रैंकिंग है, इसमें इंटरनेशनल तो कुछ है नहीं। अब आते हैं क्यूएस रैंकिंग पे। क्यूएस रैंकिंग की बात बहुत अलग है। क्यूएस रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड वाइड कॉलेजेस का रैंकिंग दिया जा रहा है और ये कौन से पैरामीटर्स पे दिया जाता है, ये 6 पैरामीटर्स पे दिया जाता है। तो सबसे पहला होता है एकेडमिक रेप्यूटेशन, उसके बाद एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, उसके बाद फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस फॉर फैकल्टी,
इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। हर डिसिप्लिन के हिसाब से इन जो पैरामीटर्स को जो वेटेज दिया जाता है वो अलग होता है। जैसे आर्ट्स की स्ट्रीम में या फिर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में इन सारे पैरामीटर्स को इक्वल वेटेज नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में, क्योंकि ये बहुत ग्लोबल कोर्स है, तो इसमें इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो ये भी गिना जाएगा। बिकॉज इंडिया इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पे रहना सस्ता भी है, लेकिन यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो इतनी अच्छी नहीं जो यूरोप में लोगों को मिलती है या फिर यूएस में लोगों को मिलती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फैकल्टी आप यहाँ पे नहीं देखते, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आप यहाँ पे नहीं देखते जितने आप यूएस में देखते हो या फिर यूरोप में देखते हो। इस वजह से इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो में इंडियन IITs मार खाती है, और इन दो चीज़ों की वजह से अपनी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं जा पाती। एक कुछ टॉप कोर्सेज है, जैसे IIT बॉम्बे का CS हो गया, IIT दिल्ली का CS हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया। कुछ चंद कोर्सेज है IITs में जिनमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी जो इंटरनेशनली यहाँ पे आते हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऐसे कोर्सेज में आके पढ़ते हैं, तो इन लोगों की वजह से इन कोर्सेज का रैंकिंग बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि इसमें याद रखना सिर्फ कॉलेज का रैंकिंग नहीं होता, हर डिसिप्लिन का रैंकिंग अलग होता है। जैसे IIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल का CS का रैंकिंग अलग होगा और टोटल IIT दिल्ली का रैंकिंग अलग होगा। थोड़ा सा मार हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो PhDs की सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब है। जो गवर्नमेंट से जो फंडिंग आ रही है रिसर्च के लिए, वो रिलेटिव टू व्हाट US डज इज़ वेरी वेरी लो। तो रिसर्च में हमारा यहाँ का जो स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, साइटेशंस निकाल रहा है, पेपर पब्लिश हो रहा है, क्वालिटी भी बहुत सही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। और इन कुछ चीज़ों की वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ QS रैंकिंग में थोड़ा सा मार खाती है। तो ऐसा नहीं कि QS रैंकिंग में IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली 150वें रैंक पे है, इसका मतलब वो MIT या हार्वर्ड से कम्पीट नहीं कर पाती। बेसिकली दे आर एक्चुअली देयर, बट कुछ ऐसे चंद पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ मार खा लेती है। तो IITs का परसेप्शन बाकी बहुत अच्छा है, रिसर्च एम्प्लॉयबिलिटी बहुत सही है, कल्चर भी बहुत सही है, लेकिन ये QS रैंकिंग्स अगर आप अच्छे से जान लो तो आपको ये पता चलेगा कि मैटर क्या कर रहा है। तो कभी भी ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स खुद में मत रखना व्हेन यू आर लुकिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। जो चीज़ें मैंने NIRF रैंकिंग में थोड़ी डिटेल में डिस्कस की, यही सारी चीज़ें QS रैंकिंग में भी मैटर कर रही है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ पीछे रह जाती है, और सारा देश हल्ला बोल देता कि यार अभी तक हम टॉप 50 में नहीं आए, अभी तक हम टॉप 20 में आए। बल्कि बहुत ऐसे कोर्सेस है, जैसे IIT बॉम्बे का CS हो गया, IIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल हो गया, ये बहुत इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, रिसर्च इतना सही चल रहा है, बाकी फैक्टर्स इतने आउटवेट कर देते हैं कि टॉप 50 में आ जाते हैं, लेकिन ये कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा। तो हमेशा से ध्यान देना, जब भी बाहर अप्लाई करो खुल के करना और बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आप बहुत पेलम कॉलेज में हो। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके सामने अलग अलग कंटेंट लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू सून ऑन दी अदर साइड। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। बाय बाय।